Hello everyone, welcome to Clipboard Education. Today we will discuss chapter 8 of class 8 NCERT Science. So let's start. स्वागत है सभी का चैप्टर 8 क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। द वीडियो हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय मी शिवम कौशिक बीटेक एनआईटी राउरकेला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 1 कुछ 4 पॉइंट्स है हमारे पास, इंपॉर्टेंट बिंदु है, सभी पॉइंट्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन सेल होती है। कोशिका है क्या? जो हमारे अंग की सबसे सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने एक मैग्नीफाइंग डिवाइस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया और कॉर्क होती है वृक्ष की छाल, वृक्ष का जो स्किन होती है, किसी ट्री की स्किन, उसको एक मैग्नीफाइंग डिवाइस की रॉबर्ट हुक ने मैग्नीफाइंग डिवाइस का यूज करते हुए जो कॉर्क है, जो वृक्ष की छाल है, उसको माइक्रोस्कोप में देखा 1665 में, और उन्होंने पाया कि एक बॉक्सेस और कंपार्टमेंट उन्होंने नोटिस किए कॉर्क की स्लाइस में माइक्रोस्कोप के अंतर्गत, और उन्हीं को नाम दिया गया। जो छोटे छोटे बॉक्सेस उनको दिखाई दिए, स्लाइसेस दिखाई दिए, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे पार्टीशन स्लाइसेस हमने देख पाए, और इनको कोशिका सेल नाम दिया गया। और यह जो बॉक्सेस थे, जो छोटे एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस में जो बॉक्सेस थे, एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह थे। हुक ने इन्हें कोशिका नाम दिया 1665 में। जिस प्रकार एक जो मकान ईंटों से बनता है, उसी प्रकार हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जितने भी जीव हैं, उनकी जो सारा शरीर है वह सेल से निर्मित होता है। इसलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। यदि मैं कहूं कि आप सेल को आंख से देख पाते हो, हाँ, जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें एग की, तो एग रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय अनएडेड आई। और हम छोटी कोशिकाएं तो नहीं देख सकते, लेकिन यदि कोशिका का एक उदाहरण समझें हम अंडा, तो उसको हम बिना किसी मदद के अपनी आंखों से देख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। हमारे मनुष्य के शरीर में करोड़ों अरबों कोशिकाएं होती हैं, ट्रिलियंस की संख्या में। ट्रिलियंस क्या होता है? 10 टू द पावर 12। बिलियन इज 1000 मिलियन, 10 टू द पावर 6 मिलियन होता है। बिलियन हो गया 10 टू द पावर 9, एंड अ ट्रिलियन इज 1000 बिलियन टू 10 टू द पावर 12। अब दो तरह की ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो सिंगल सेल जिनमें एक कोश के जीव होते हैं, और कुछ बहुकोश के, जैसे मनुष्य है तो बहुकोश के जीव है। तो यदि किसी जीव में कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है या किसी जीव में कोशिकाओं की संख्या कम है, तो क्या इसका फर्क पड़ता है उसकी फंक्शनिंग पे ऑर्गेनिजम्स की? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप एक कोश के जीव हो चाहे बहुकोश की, आपके जो सारे फंक्शंस है जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, वो सारे ही चलते रहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई जो बड़ा जीव है, उसकी लाइफ तो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग। अमीबा पैरामीशियम्स आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अ सिंगल सेल्ड, पेज नंबर 4 पे 4 पॉइंट्स है हमारे पास। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। जो सारे काम एक बहुकोशिकीय जीव करता है, वही सारे काम एक कोशिकीय जीव भी कर सकता है या करता है। सेल्स, जो कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतक से अंगों का निर्माण होता है। तो जो कोशिकाएं हैं वो ऊतक का निर्माण करेंगी, सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज, टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। अमीबा जो होता है उसको कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि स्यूडोपोडिया कहते हैं उसको, फाल्स फीट होते हैं। उसका जो रूप होता है, शेप होता है, वो एक बदलता रहता है, और उसको कहा जाता है कि यह मूवमेंट के लिए और आप खुद के प्रोटेक्शन के लिए अपना जो रूप है, शेप है, वो बदलता रहता है। उसके फाल्स फीट, कहीं से ऐसा लगेगा कि उसका एक पैर निकल रहा है,
आप माइक्रोस्कोप में अमीबा को देखोगे तो हमें उसका कोई भी डेफिनेट एक शेप नहीं समझ में आता है। अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। यदि कहा जाए मनुष्य में कौन सा पार्ट मनुष्य के शरीर का कौन सा हिस्सा यूनिसेलुलर होता है, वाइट ब्लड सेल्स WBC जितने भी हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं जिनका काम शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है वो सारी सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर होती हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जानते हैं। द चेंज इन द शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। जैसा मैंने आपको बताया जो स्यूडोपोडिया जो विशेषता है अमीबा की वह मदद करती है इसको मूवमेंट को लेकर, अमीबा की मूवमेंट की वो मदद करती है और उसको खाना को फूड को कैप्चर करने में भी मदद करती है। जो सेल्स का शेप होता है पेज नंबर 5 पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे पास। सेल्स गोल हो सकती हैं और वृत्ताकार हो सकती हैं, लंबी होती हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल्स लंबी होती हैं और दोनों ही किनारे उनके पॉइंटेड होते हैं। कुछ का शेप स्पिंडल की तरह होता है, जैसे ये जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप कहा जाता है। जैसा कि बी जो इमेज है, इमेज नंबर बी, इसमें स्पिंडल शेप दर्शाया गया है। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और न्यूरॉन। और कुछ न्यूरॉन्स भी सेल होती है तो कुछ जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स की तरह भी होती हैं। ये स्पेरिकल हमारी जो WBC है, RBC सेल्स हैं। डायग्राम नंबर 1 पे RBC सेल्स दिखाई गई हैं। दीज सेल्स हैव स्पेरिकल शेप एंड दिस इज अ स्पिंडल शेप, इट इज अ ब्रांच्ड शेप। तो इन सारी चीज़ों सारे ही रूप एक कोशिका के होते हैं। कोशिका की कुछ अन्य विशेषता जानते हैं। कोशिका के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका की भित्ति के अंदर ही साइटोप्लाज्म होता है और नाभिक होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। एक झिल्ली होती है जिसके अंदर सारे कोशिका के जितने भी घटक हैं वह विद्यमान होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप्स टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही जो झिल्ली है, चाहे वो प्लांट्स की कोशिका हो चाहे एनिमल्स की कोशिका हो, पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सभी में कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कहेंगे हम उसको, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। लेकिन कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? जो सेल वॉल है, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है केवल प्लांट सेल में। तो यदि मैं अंतर पूछूं आपसे, डिफरेंस पूछूं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में एक सेल वॉल अलग से एक फीचर होता है और पेड़ में सेल वॉल इसलिए पाई जाती है ताकि डेफिनेट शेप और रिजिडिटी, तो कठोरता पेड़ को मिल सके, पेड़ की सुरक्षा के लिए उसमें सेल वॉल होती है। बैक्टीरियल सेल हैज आल्सो सेल वॉल। और जो बैक्टीरिया जो विषाणु हैं उनमें भी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। झिल्ली सभी में पाई जाएगी लेकिन भित्ति जो है वो सभी में नहीं पाई जाएगी। साइज ऑफ ए सेल, कोशिका का आकार क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कोशिका होती है वह माइक्रोन से लेके कई सेंटीमीटर उसका साइज वेरी कर सकता है। तो जो सेल है उसका जो साइज है, स्मॉलेस्ट जो सेल है, सबसे छोटी कोशिका 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है बैक्टीरिया की। और लार्जेस्ट जो सेल है मेजरिंग 170 mm इंटू 130 mm, ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग है उसके अंडे की होती है। द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। कोशिका का लंबाई या उसके साइज का कोई लेना देना नहीं है उस व्यक्ति की या उस जानवर की या उस पेड़ की बॉडी से। सेल स्ट्रक्चर, जो कोशिका का संरचना क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। और द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्ज देन द सेल्स इन अ रैट। क्या एक हाथी की जो कोशिका है वो एक चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होंगी? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। कोशिका का, जैसे हमने जाना कि कोशिका सेल का साइज का कोई लेना देना नहीं है बॉडी की उस ऑर्गेनिज्म के। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना और कार्य क्या होते हैं? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। होता क्या होते हैं? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स अ डेफिनेट फंक्शन। बस इतना याद रखना है। अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ ए सेल होते हैं क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और नाभिक। कोशिका द्रव में ऑर्गेनील्स
नाम के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य और नाभिक। सेल मेम्ब्रेन क्या है? द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, पता है हमें। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली के अंतर्गत ही तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। कोशिका झिल्ली से एक कोशिका दूसरे से दूर होती है या डिफर करती है, अलग अलग मतलब बाउंड्री है कोशिकाओं के बीच की सेल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरफ ही मटेरियल का मूवमेंट को साकार बनाती है, अलाउ करती है। और जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सेल मेम्ब्रेन है जिससे एक सेल दूसरे सेल से अलग हो रही है। और जो बीच में जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इट्स अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन जो नाभिक है राउंड बॉडी होती है उसकी, याद रखना। और सेंटर में पाया जाता है कोशिका की जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल। जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है और जो बीच में जो न्यूक्लियस है इसके बीच में साइटोप्लाज्म होता है। जेली लाइक सब्सटेंस क्या होता है? साइटोप्लाज्म। आगे देखते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है वही शेप देती है सेल को। और सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो भी पादप कोशिका है, जो भी प्लांट्स की सेल्स हैं, उसमें एक अलग से एक प्रोटेक्शन होता है, वो होता है सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का। वो क्यों होता है? ताकि आप टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर आदि से बच सको। ये सारी चीज़ें से सुरक्षा के लिए थोड़ा कठोरता मिल जाए पेड़ को, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अभी हम देख सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो नाभिक की झिल्ली है, एक कोशिका की झिल्ली है, बीच में साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस है। और ये जो सेल देख रहे हैं ह्यूमन चीक सेल्स हैं, मनुष्य की चीक की सेल्स। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म कोशिका का द्रव, जेली लाइक सब्सटेंस, बस इतना याद रखना है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच में विद्यमान होता है। एंड बहुत से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। जेली लाइक सब्सटेंस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स। किसमें पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में ही तो पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज हो गए, राइबोसोम्स हो गए। अब जानते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। अभी हम जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस किसी भी जो कोशिका है, सेल है, उसके बीच में गोलाकार रचना होती है, स्फेरिकल शेप होता है। और जो नाभिक है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म से पृथक होता है। द मेम्ब्रेन जो नाभिक की भी झिल्ली है वह भी पोरस होती है और इसमें दोनों तरफ ही साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो सकता है, सारे मटेरियल्स आ जा सकते हैं। मतलब दोनों ही झिल्लियाँ, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो चाहे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो, दोनों ही पोरस होती हैं और मूवमेंट अलाउ करती हैं सारे मटेरियल्स का अपने दोनों तरफ। और स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लोज इज कॉल्ड न्यूक्लोलस। और न्यूक्लोलस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर छोटी स्फेरिकल बॉडीज। आगे जानते हैं अभी न्यूक्लियोलस की इन सारी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक क्रोमोसोम्स। ये याद रखना है, जैसे जो साइटोप्लाज्म में गोल्जी काय पाया जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स पाए जाते थे, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? इसमें पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ही हमारे जीन को, हमारा जो एक पेरेंट्स का जो गुण है जो उसके बच्चों में ट्रांसफर होता है, जो जीन के द्वारा संभव होता है, जीन ट्रांसफर होते हैं। जो इनहेरिटेंस का एक बेसिक यूनिट है, आनुवांशिक बेसिक इकाई जीन होती है, वो क्रोमोसोम्स में ही तो होता है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक के पास क्या होता है? सबसे बड़ी चीज होती है आनुवंशिकता का वाहक, द कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस। वो क्या है? क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली विद द सेल डिवाइड्स। और क्रोमोसोम्स तभी देख सकते हैं जब सेल्स डिवाइड होती हैं। और जो न्यूक्लियस है आनुवांशिकता वाहक होता ही है, आनुवांशिकता का वाहक है। इसके अलावा भी कंट्रोल सेंटर होता है सारी सेल्स की एक्टिविटी का। और किसी भी लिविंग सेल में जितना भी जो भी सब कुछ कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस आ गया,
प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो किसी भी सेल में जितना भी कंपोनेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म मोटा मोटा कह देते हैं। जीन क्या होते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, आनुवंशिकता का वाहक हिंदी में कहेंगे हम। और हेरिडिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करता है। यदि आपके जो फादर की ब्राउन आइज हैं तो आपकी भी ब्राउन आइज होंगी, यदि आपकी मम्मी के कर्ली ईयर्स हैं तो आपकी भी कर्ली ईयर्स होंगे। तो ये सारी जो आनुवंशिकता के गुण हैं जीन से ट्रांसफर करते हैं, और जीन्स क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। पहली wants to know, there is a question for you. पहली wants to know if the structure of the nucleus is same in the cells of plants, animals and bacteria. कि जो नाभिक की रचना है क्या वह सेल्स, प्लांट्स और एनिमल्स सभी में सेम होती है या नहीं होती है? अब दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं ऐसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और जैसे बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ये जो सारी कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इसके उदाहरण हैं जैसे हम ही लोग हो गए। बैक्टीरिया और ब्लू एल्गी के अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब यूकैरियोटिक होती हैं। अब होता क्या है कि साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य था उसमें छोटी छोटी ब्लैंक स्ट्रक्चर, गोलाकार खाली खाली गोले जैसे आपकी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, जिनको वैक्यूल कहा जाता है। वैक्यूल्स होते हैं अलग अलग शेप के। जो प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो पेड़ भी होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं खासकर जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं उसमें वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं। और साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे जैसे खासकर यदि ट्राडेस्कैंटिया नामक यदि हम लीफ लें, ट्राडेस्कैंटिया की लीफ की सेल्स में देखें तो उसमें साइटोप्लाज्म में कलर्ड बॉडीज हैं और पाई जाती हैं। खासकर पेड़ पौधों की जो साइटोप्लाज्म, पेड़ पौधों का जो कोशिका द्रव्य है उसमें छोटे छोटे रंगीन छोटी छोटी आकृतियां आपको दिखेंगी। और यदि आपने पत्तियों की सेल पकड़ी है, यदि आपने लीफ सेल्स लिए हैं तो उसमें उसके साइटोप्लाज्म में आपको प्लास्टिड्स दिखेंगे। ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, छोटी छोटी आकृतियां ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पत्तियों की जो आप यदि आपने लीफ लिया, लीफ में उसकी कोशिका देखी आपने, तो कोशिका द्रव्य में आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल्स का। मुझे तो केवल एक डिफरेंस पता है, बाकी डिफरेंस आप बताएंगे। यदि हम प्लांट और एनिमल सेल्स को कंपेयर करते हैं तो प्लांट में सेल की जो वॉल है वो पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल की वॉल नहीं पाई जाती। और मुझे दूसरा भी डिफरेंस पता है, वो ये है कि प्लांट की जो वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में वो बड़े बड़े होते हैं, और जो एनिमल सेल हैं उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। बाकी सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही है, न्यूक्लियस दोनों में ही है, साइटोप्लाज्म दोनों में ही। क्लोरोप्लास्ट जरूर, क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। Thank you for watching. If you really like the video, hit like. See you again next time.